इकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब इकोलॉजी एक वर्ड है जो डिफाइन करता है कि पूरा एनवायरमेंटल सिस्टम इसका कैसा है और एक एक चीज उसके साथ कैसे कनेक्टेड है। मैं फास्ट आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा। पहला ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे WFDA से उसको डिफाइन करता है, बताता है, जिसको आप थ्रू आउट वर्ल्ड फॉलो करते हैं। उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया में हम जो गवर्नमेंट की अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। वो हमारा एक परिमाप बनता है, एक हमारा बेस बनता है। ज्यादातर ट्रेनिंग्स में आप KPMG और FICCI की जो रिपोर्ट अभी आई है लास्ट ईयर, उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं, उसको हम बेस एक मान के चलते हैं टिल 2025। उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं और उनमें से एक कंपनी है इंडिया के अंदर ड्यूसॉफ्ट। अब ड्यूसॉफ्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? वो बेसिकली ड्यूसॉफ्ट का प्लान है जो एक यूनिकनेस है। अब ड्यूसॉफ्ट का प्लान और प्रोडक्ट, ये दो कॉम्बिनेशन जो होते हैं किसी भी एक कंपनी को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाते हैं। अब ड्यूसॉफ्ट के अंदर बहुत सारी टीम्स हैं, हर टीम अपने अपने एरिया में वर्क करती है, जो इस पीछे वाले एनवायरनमेंट को देख करके वर्कआउट करती है। जो लीडर्स होते हैं वो उन सब चीजों को देख के वर्कआउट करते हैं। ग्लोबली इंडिया, ड्यूसॉफ्ट एंड देन कम्स द टीम। अब टीम कैसे डिफाइन करती है? टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? वो होता है सेमिनार, BBS, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी। नॉर्मली यही होता है। हर अब किसी भी यूनिवर्सिटी आप कहीं पर भी जाइए, आप चाहे अमेरिका की किसी भी कंपनी में देखिएगा, चाहे आप फिलीपींस की किसी भी कंपनी में देखिएगा, चाहे इंडिया के भी, ये एक यूनिवर्सल सिनेरियो है जो हर जगह फॉलो होता है। और टीम क्या करती है? जो भी टीम लीडर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हर टीम अपनी, जहां लीडर ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं वहां की स्ट्रैटेजी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जहां लीडर थोड़ा सा कम कॉम्पिटेंट होते हैं वो मिला करके जुला करके चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी हर टीम अपनी बनाती है। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, क्योंकि वर्ड मैंने आपको लिया है इकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब इस इकोलॉजी के अंदर और क्या चीज आती है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं? 1:1 प्लान, होम मीटिंग और ओपन मीटिंग। इसके बाद जो और उसका बेसिक बनता है वो 4 बेसिक है, और 4 बेसिक के लिए नॉलेज चाहिए। और ये अब आ जाता है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु को अगर आप देखेंगे तो ये कौन है? ये आप है। अब जो केंद्र बिंदु है वो हमसे शुरू होता है। अच्छा, बुरा, खराब, सही, शुरुआत यहीं से होती है। इस इकोलॉजी का अब आप पूरा ग्राफ देखिएगा तो बहुत मैक्रो लेवल से लेके हम माइक्रो लेवल तक आए हैं, और माइक्रो लेवल पे जो स्ट्रांग हो जाता है उसके लिए मैक्रो लेवल अच्छा होता है, जो माइक्रो लेवल पे वीक होता है उसके लिए मैक्रो लेवल खराब होता है। चाहे वो टीम की बात कर लीजिए, चाहे कंपनी की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे ग्लोबल लेवल की बात कर लीजिए। अब मैक्रो लेवल पे एज एन इंडिविजुअल यू आता है तो उसके लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक्शन। ये डिफाइन करता है आदमी की सक्सेस और फेल्योर। ये ड्यूसॉफ्ट की बात नहीं है, आप किसी भी जगह लाइफ में किसी भी सेगमेंट में, अब हम लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं तो ज्यादातर मैं एग्जाम्पल्स जो लूंगा वो स्टूडेंट्स के लूंगा। किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई में अच्छा होना है, क्लास 10th में 80-90% मार्क्स लेके आने हैं, तो उसको क्या करना होगा? बेसिक है यही एक्शन। अगर आपका बच्चा जो है वो पूरे साल में 1 महीना 1.5 महीना पढ़ता हो, उसके नंबर कैसे आएंगे? कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर वो साल में 1 महीना 2 महीना काम करे, पढ़ाई करेगा, तो उसके एवरेज नंबर आएंगे अगर वो ब्रिलियंट होगा। ब्रिलियंट नहीं होगा तो बस जस्ट पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, और थोड़ा सा एवरेज से नीचे हुआ तो वहां 33% मार्क्स आ जाते हैं। ये डिफाइन हमारी लाइफ को करता है, किसी भी सेगमेंट में कहीं पर भी हम हो। अब ये एक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो विल होती है। अगर उसके अंदर विल है तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सरवाइव करेगा। आपकी टीम कितनी स्ट्रांग हो, आपके लीडर कितने स्ट्रांग हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपका विल नहीं है,
तो आपका अपलाइन कितने भी आपके ऊपर मंत्र पढ़ दे, कितनी भी आपकी पूजा कर दे, आप टस से मस नहीं होने वाले। आप उस टाइम यस मोड में होंगे, जाने के बाद टाइम आप जिस मोड में थे उसी मोड में होंगे। अगर आप विल होगी तो आपका लीडर आपकी स्किल्स डेवलप कर सकता है, अगर आप में नहीं होगी तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं, सेल्फ बिलीव, गोल्स, एटीट्यूड, कमिटमेंट, सबमिशन, टीम वर्क। हम जितनी भी ट्रेनिंग लगाएं वो इसी एक ब्रह्मांड के अंदर होंगी। ये इकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सब्जेक्ट, ये स्लाइड पूरा डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन करती है। उसके सब पार्ट्स अलग अलग नीचे नीचे निकलते रहते हैं, लेकिन हम जितना भी यहां पे करेंगे वो इसी दायरे के अंदर ही करेंगे। अब सब कुछ सही होता है तो फेलियर कहां पे आता है? ये 3 वजह से। आपका ईगो, मनी और कैरेक्टर अगर गड़बड़ है तो आपका अपलाइन कितना भी कर ले, आप में कितनी स्किल विल भी हो, आप नहीं बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहीं पे फेलियर आता है। अब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री 2 फॉर्म्स में होती है। पूरी इंडियन इंडस्ट्री जो है वो 2 फॉर्म्स में होती है। एक होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज्ड। अब कितने लोगों को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में मालूम है? ठीक है, अब आप मेरे को सपोर्ट करना, मैं पॉइंट्स पुट अप करता हूं, उसको आप कंसेंट देना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? सेक्टर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स सैलरीज, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट उसमें होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स उसके बैंक्स हैं, फिक्की है, नेशकॉम है, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सारे जो हैं ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। हिंदुस्तान में है, हाँ, जो बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ये जितने भी सारी चीजें होती हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको आज क्लियर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इस टाइम हिंदुस्तान में कहां स्टैंड करती है। अब अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है? रजिस्टर्ड नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट टर्म फिक्स्ड कोई नहीं होता है, इरेगुलर होता है, सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, सेक्टर्स किराना शॉप, पेमेंट, पान शॉप, बार्बर, लेबर या फैमिली का छोटा बिजनेस, ये सब अनऑर्गेनाइज। एग्रीकल्चर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब ये पूरा इसी में हिंदुस्तान की जीडीपी आती है। पूरे हिंदुस्तान की जो जीडीपी आज की डेट में अगर हम कह रहे हैं कि हमारी 8.9 से कम होकर के 5.1, 5.2, 5.6 अलग अलग एजेंसीज डिफरेंट रेट करती हैं, तो वो हमारी जो जीडीपी वेरी करती है वो इन्हीं सब सेक्टर से करती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑन एन एवरेज जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स में। जहां मैक्सिमम क्रंच है, जो आज की डेट में आप सिनेरियो सुन रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स के लिए चैलेंजेस बनते हैं, गवर्नमेंट्स सक्सेस होती हैं, फेलियर होती हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है कि अपॉर्चुनिटीज कहां पे हैं। तो जो जॉब्स हैं वो 10% यहां पे हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% है। अब जो 90% गवर्न कर रहा है वो कंट्री को गवर्न करता है। गवर्नमेंट अगर चेंजेस लेकर के आती है, जैसे अभी आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ ले लिए गए, वो कहां लगाए गए? ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि वहां पर हम कंपनीज के टैक्सेस कम कर देते हैं। लेकिन जो जॉब प्रोवाइड करता है वो ये सेक्टर करता है। लेकिन हिंदुस्तान में आज की डेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर 50% से ऊपर नहीं कंट्रीब्यूट करता है, 50% ये अनऑर्गेनाइज कंट्रीब्यूट करता है, जो आज की डेट में इंडिया की मेन स्ट्रेंथ है और बैकबोन है। अफेक्ट इसके ऊपर आया है। इसीलिए हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो उस हिसाब से नहीं बन पा रही है।
अब आपको मैं बताऊंगा कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग स्टैंड कहां कर रही है, क्योंकि यही दो हमारे सेक्टर हैं जो हमारे इंडिया को गवर्न कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री क्या है? एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन एक थर्ड सेक्टर अभी उठ करके आ रहा है जो इंडियन इकोनॉमी को गवर्न करने वाला है, वो है सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर इसको कैसे कह सकते हैं? सेमी इसलिए कि जैसे कंपनी है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती है, जो नेटवर्क है वो अनऑर्गेनाइज्ड में आता है, लेकिन यहां कॉम्बिनेशन जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का एक साथ बनता है, जहां पर टीम्स जो हैं वो लीडर्स अपने एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह वर्क करते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं, अपनी वर्किंग स्टाइल्स, अपने शेड्यूलिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज, ये सब डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं एज अ ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन वो केटर जो करते हैं हिंदुस्तान भर में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की करते हैं, क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम क्लाइंटेज आती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती हैं। लेकिन आज की डेट में अगर गवर्नमेंट को आगे बढ़ना है तो मेरा तो यही अब मानना है कि ये जो सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये इंडिया की जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, और इस कंट्रीब्यूशन में डायरेक्ट सेलिंग का हाथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अब सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ फीचर्स मैंने लिखे हैं, हम जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेते हैं। इजी एंट्री, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन, local ownership, labor intensive and operating using lower technology based methods, controlled pricing, less sophisticated packaging, absence of brand name, unavailability of goods, good storage facility, and an effective distribution system, inadequate access of government schemes, finance and government aids, यह सेमी ऑर्गेनाइज को नहीं मिल पाता है। लोअर एंट्री बैरियर ऑफ वर्कर्स, काफी वर्कर्स आ सकते हैं इसमें, ऐसा कोई आप इंटरव्यू नहीं लेते हैं, आप कोई ऐसा स्क्रूटनी नहीं करते हैं, तो लोअर एंट्री ऑफ वर्कर्स, अ हाई प्रपोर्शन ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज्ड है वहां से बहुत ज्यादा इसमें आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर बिलोंगिंग टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर having high work security and good chances of growth with no leaves। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने वर्कआउट करने की कोशिश करी है कि अनऑर्गेनाइज, ये जो सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर आज की डेट में जो इन कमिंग टाइम्स, अभी तो इसकी जीडीपी के कंट्रीब्यूशन 0.008% है, इट इज ऑलमोस्ट जस्ट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू जीडीपी ऑफ द कंट्री। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा यह थॉट है कि आने वाले टाइम में टिल 2025 this sector is going to improve and support Indian economy to the tune of at least 3 to 4%, और वो बहुत ज्यादा होगा अगर 3 to 4% हम इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे। इस ग्राफ में आप ये 1996 देख रहे हैं, 1996 में डायरेक्ट सेलिंग की ऑलमोस्ट शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी। 2016 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेगुलेशंस दी हैं जो इस इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री की तरह लेकर चलता है, और ये हम तकरीबन 2025 का ग्राफ लेके चल रहे हैं। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो अर्ली मेजॉरिटी जो कंपनीज आ रही हैं, जो नेटवर्कर्स आ रहे हैं, वो अर्ली मेजॉरिटी वाले हैं जो ग्रोथ फेज में आ रहे हैं। यहां पे हम जो थे इस सेक्टर में कि डोलड्रम फेज था। डोलड्रम में क्या होता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो 50-50 होता है। आप किसी चीज को सही बोलेंगे लेकिन अगला उसको गलत को बोलेगा, और उसका जस्टिफिकेशन के लिए कोई हमारे पास लाइन नहीं होती। लेकिन कौन सी डेट से हुआ है? 9th। अब मुझे आंसर सीनियर से नहीं चाहिए, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं उनसे ये क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, बीइंग एन इंडियन एवरीबॉडी शुड नो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है। आप आज की डेट में इस प्रांगण में जो भी कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनसे भी पूछेंगे, वो बता देंगे। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने इसको करियर लिया है तो आपको ये डेट कंठस्थ होनी चाहिए। इसलिए मैं फिर से पूछता हूं, कौन सी डेट है, कौन सी है?
परफेक्ट। मैं ये डेट आप लोगों से चाहूंगा कि आपके किताबों में नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे ये बिल्कुल स्टैम्प्ड होना चाहिए कि कभी भी आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर लेके चल रहे हैं तो ये लाइफ की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस करियर के लिए इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं, दैट शुड बी वेरी स्टैम्प्ड। तो यहां से हम शुरुआत देख रहे हैं। अगले कैप्शन में हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखेंगे। 1996, 2015-16 और यहां से 2025 के लिए एक्सपेक्टेड है 645 बिलियन INR। अब परसेंटेज में अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो है ग्रोथ रेट 550% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, जो कि डेटा है KPMG और फिक्की का, जिन्होंने एनालाइज करा है। अब ये एनालिसिस वाला जो चीज होती है उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं KPMG, फिक्की, और वो जो डेटा वर्कआउट करते हैं वो भी ऑलमोस्ट जो कंपनीज उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं उनका करते हैं। नॉर्मली जो कंपनीज एसोसिएटेड होती हैं वो IDC या FDSA में होती हैं, या कुछ कंपनीज को वो और जानते हैं जिनका वो डेटा एनालाइज करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में काफी ऐसी कंपनीज हैं जो उनकी मेंबर्स नहीं है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत आगे बढ़ रही हैं। अब जब वो आगे बढ़ रही हैं तो उनका डेटा वो लोग नहीं लेके चलते हैं। जो ये एक्सपेक्टेड है 645, मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को अगर हम मिला लें तो ये कम से कम 1 लाख के बराबर है। इट इज सो ह्यूज, इट इज सो ह्यूज, ये हम सोच नहीं सकते हैं। और 550% की ग्रोथ रेट वो आप किसी भी इंडस्ट्री में होते हुए नहीं देख सकते हैं। 550% की ग्रोथ इंडिया के, अभी हम लोग GDP की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इकोनॉमी जो है वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इट इज अ ह्यूज इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसको मोदी जी 5 ट्रिलियन का बात कर रहे हैं कि हम इसको 5 ट्रिलियन लेकर के जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हैं, पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और उस ग्रोथ में ये सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। ये लेटेस्ट IDSA की जो अभी रिपोर्ट आई थी 25 सितंबर की, पिछली बार हमने फिक्की वाली देखी थी, इस बार के जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 25 सितंबर को आई थी। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो $192.9 बिलियन की हो गई है। चाइना ने सुपरसीड कर लिया है अमेरिका को पिछले एक साल में। लास्ट ईयर जब हमने देखा था तो अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन अभी चाइना ने कर लिया। अब चाइना ने क्यों कर लिया, क्या रीजन हो सकता है? परफेक्ट, चाइना की पॉपुलेशन जो है कितनी है? नहीं, वो तो हिंदुस्तान की हो गई है, 140 के ऊपर है। और अमेरिका के कितनी है? 33-35 के बीच में। अब 4 टाइम पे अमेरिका जो है वो 18% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो वहां की पॉपुलेशन जो थी वो ऑलमोस्ट 33-34% डायरेक्ट सेलिंग में थी। अब चाइना में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके कंपैरिजन में करो तो वो प्रपोर्शन बहुत कम है। लेकिन ये सब ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज ट्रिमेंडसली दे आर ग्रोइंग। फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर इज अ स्मॉल कंट्री। इन सब कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और फॉर्चुनेटली इंडिया में इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से अब शुरू हो गई है। और इंडिया वाले क्या करते हैं कि जब करते हैं तो ढंग से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और जब उन्होंने करना शुरू कर दिया है तो मुझे उम्मीद है 2025 तक हम इस मैप में, जो वर्ल्ड मैप है WFDSA का, उसमें रिपोर्ट में इंडिया काफी ऊपर आ चुका होगा। ये USA का 18.5 से USA अब आ गया है 18.3। इंडस्ट्री सेल 15-16 में 8,308 करोड़ की थी। 2017-18 में इंडस्ट्री की सेल 11,670 करोड़ की थी। रिमेंबर दीज ऑल डेटा आर फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट व्हाट फिक्की एंड KPMG और IDSA दे आर वर्किंग अपॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। दे आर नॉट द डेटा ऑफ
मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 11,000 तो कितना जंप लिया है एक साल के अंदर? ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के ऊपर। 18-19 जो लेटेस्ट है वो 13,000 है। अब आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ये ग्रो कर रहा है। इट इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ, जो अभी ग्रो कर रहा है वो 13% उसका शो हो रहा है। इससे पहले जब अगर हम इनके डेटा देखते थे तो 24% है, लेकिन 2011 में ये गिरा था। 11 के बाद जो इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हुई थी वो 2016 के बाद से शुरू हुई है, जो कंटिन्यूअसली अब इसको एक ग्रोथ दे रहा है। 5.8 मिलियन टोटल डायरेक्ट सेलर्स हैं, और गवर्नमेंट को आज की डेट में जो फॉर्मल सेक्टर जिसका ये डेटा लिया गया है उसका कंट्रीब्यूशन टैक्सेस में, एक्सचेकर्स का मतलब जो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन जाता है टैक्सेस में किसी भी रेवेन्यू फॉर्म में, वो 2,500 करोड़ का आज की डेट में जा रहा है। So see, this industry is contributing indirectly to the government taxes as well, and that is to the tune of 2,500 crores again from the organized sector जिसका ये डेटा लिया गया है। अगर होलिस्टिक में लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डबल ऑफ दिस। ये वही पुराने वाले कैप्शन में है, एक मैंने इसको बार ग्राफ से दिखा दिया है। 2018 और 25 के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। तभी मैं कह रहा हूं 550% का ग्रोथ है, और विमेंस का पार्टिसिपेशन जो अभी आ रहा है वो 58% और मेल्स का 42%। इंडियन सिनारियो में ये डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज जो होती हैं वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की वजह से विमेन पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होता है। लेकिन डेफिनेटली विमेंस ड्यूसॉफ्ट के अंदर भी इस टाइम प्रोपोर्शनेटली मेन से फास्टर ग्रोथ रेट पे चल रही हैं। Again, same dates. This is the important date. 9 सितंबर गाइडलाइंस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और 26 अक्टूबर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 26 अक्टूबर क्या क्या हुआ था। ये गाइडलाइंस आई थी, फिर इंडियन गजटी में जो रूल बनता है, जब तक वो इंडियन गजटी में नहीं छपता है तब तक वो फॉर्मल नहीं होता है। इंडियन गजटी में ये 26 अक्टूबर 2016 को आ गया था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 13 स्टेट्स, मैं उनके स्टेट्स का भी बता दूंगा कौन कौन सी स्टेट्स में इसके ऊपर अपनी गाइडलाइंस डाल दी हैं। और 30, अच्छा अभी कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? कितने स्टेट्स हैं? 20? 29 is wrong answer. 28. And how many union territories? 9. Correct. 9 union territories and 28 states are there, out of which, अच्छा 28 plus 9, that makes it 37. Out of 37 union territories and states, 13 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने करे हैं, जिसका डेटा आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की साइट के ऊपर मिलता है। जो हमारा ये 9 सितंबर को आया, उसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आप इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपके लिए कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसकी फॉर्मेशन बेसिकली टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर है। इस गाइडलाइन में जो करीब 12 पेज का है, उस 12 पेज में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होना चाहिए, क्या वो बाइनरी में होना चाहिए या डिफरेंशियल प्लान में होना चाहिए या मैट्रिक्स में होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपनी इस गाइडलाइन में कहीं कोई वर्ड नहीं डिफाइन करा है जो स्पेसिफाई करे कि ये किस तरह से वर्कआउट करेगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट है कि मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड। Money should be distributed from the amount received. Money should be distributed from the amount received means that no company can distribute the amount beyond the amount that has been received by the company. मान लीजिए आपके पास 100 रुपए आता है, कोई भी कंपनी उस 100 रुपए से ज्यादा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, X, Y और Z. X plus Y plus Z is equals to 100.
किसी भी फॉर्म में ये वाला जो सेक्टर है, इट कैन नॉट इंक्रीज दिस। जो सेगमेंट बोलता है कि ये वाई फैक्टर जो है हम कहीं इन्वेस्ट करके किसी और फॉर्म में उसको डबल करते हैं और फिर उसको आपको देते हैं, आपको और इनकम आती है, दैट इज इलीगल। एनी कंपनी दैट इज वर्किंग इनटू दिस सिस्टम, x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 100। जो कोई भी कंपनी जो है 100 के ऊपर नहीं दे सकती है, सब कंपनी लॉसेस में जाती हैं। कोई भी कंपनी जो चलती है इनपुट और आउटपुट, 3 सिनेरियो बनते हैं, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। When input is greater than output, company will run. When input is equals to output, company will run. When input is less than output, company will fall or run. जो ये बेसिक जिनको क्लियर हो जाता है, कई लोग होते हैं जो सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख पाते हैं, और जब नहीं देख पाते हैं तो उनको 6 महीने साल भर बाद रियलाइज होता है कि मैंने क्या गलती करी। बेसिक फंडामेंटल यही है, x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 100, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन आउटपुट, द कंपनी विल रन। अब इनपुट आउटपुट बराबर भी आता है तभी कंपनी रन करती है, और जहां इस सिनेरियो में पहुंचे इट वैनिशेस। तो ये आप बेसिक फंडामेंटल याद रखिएगा। जो गाइडलाइंस है उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है कि आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली जो मुद्दे हैं ये आदमी को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमने आज इस बार टॉपिक भी दिया है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का, कि उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो कई जगह जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड वीडियोस रोटेट होते हैं, और वो रोटेट होते होते फाइनली आपके अप्लायंस के पास जाते हैं। अप्लायंस फिर डिस्कस करते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो है ही नहीं, फिर वो फाइनली कंपनी तक आते हैं, फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, फिर वो वापस जाते हैं कि भाई कोई इसका बेस नहीं है, ये सिर्फ फैब्रिकेटेड है, और ये फैब्रिकेशन कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है, उसमें कोई एम्बार्गोज नहीं होते हैं। 13 स्टेट्स, ये डेट वाइज है। सबसे पहले जो जिस स्टेट ने इसके ऊपर वर्कआउट करके दिया था वो छत्तीसगढ़ थी, फिर सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरला, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, एंड द लास्ट एड टू इट इज हिमाचल प्रदेश। ये सारी आपको डिटेल्स गवर्नमेंट की साइट्स के ऊपर मिल जाएंगे, आप कहीं से भी ये देख सकते हैं। अब जो मैंने आपको इकोलॉजी बताया था उसी से ही, क्योंकि अभी तक जो हम चल रहे थे उसी किसी ना किसी सेगमेंट को चलते ही आखिरी तक चलेंगे। स्टेजेस ऑफ अ कंपनी, सर्वाइवल स्टेज इज 2 years। इसी में पता लग जाता है मेजॉरिटी का कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती। यहां पे 2 to 7 years इट फॉर्मुलेट्स, देन एक्सप्लोजन 7 to 15 years। जो सीनियर्स हैं वो ड्यूसॉफ्ट का सिनेरियो को जो उन्होंने व्यतीत करा है ये पिछले 19 साल 20 साल, वो इसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि हाउ डिड ड्यूसॉफ्ट go through these phases. Plateau state 16 to 19, and then finally comes the stable stage that is 20 years and above, and fortunately हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। So आज की डेट का जो सिनेरियो है इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनल डेटाज होते हैं जिसकी एनालिसिस होता है वर्ल्ड वाइड कंपनीज के, उसके बेसिस पे ये बनाया जाता है। उसके हिसाब से ड्यूसॉफ्ट हैज रीच्ड टू द स्टेबल स्टेज ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज वर्किंग थ्रू आउट वर्ल्ड। इट इज नॉट ओवर इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि स्टेबल स्टेज, स्टेबल कंपनी। और डायरेक्ट सेलिंग की 20वीं पहली सालगिरह बनाने वाली हिंदुस्तान की ये पहली कंपनी है। स्टेबल स्टेज 20 साल। अब क्यों 20 साल चली, इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल हैं। कोई भी चीज अगर 20 साल चली है तो फ्लूक में चल सकती है? नहीं चल सकती ना, उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए।
अब फंडामेंटल हमारे क्या हैं? फंडामेंटल मैं अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफेक्ट प्लान। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो होती हैं वो इनपुट आउटपुट रेशो नहीं मैनेज कर पाती, जो मैंने अभी आपको बताया। उनके इनपुट आउटपुट रेशो में कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ सर्विस हो जाती हैं। अब हमारा जो प्लान है उसके ऊपर भी मैं आज थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, इफ टाइम परमिट, कि हम क्यों 20 साल चले हैं। हमारा प्लान, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, जो नेटवर्किंग प्लान है, वो इस टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो कोका कोला के फॉर्मूले की तरह है। कोका कोला के फॉर्मूले की तरह मैं उस रैंक में इसको क्यों लेता हूं, क्योंकि जब शुरुआत होती है और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंशियल प्लान की होती हैं। डिफरेंशियल प्लान से बाइनरी प्लान फास्ट होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन डिफरेंशियल प्लान में जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको सरवाइव करने के लिए नेगेटिविटी कुछ क्रिएट करनी पड़ती है, जो डिफरेंशियल से बाइनरी की तरफ करते हैं। तो जो इनिशियल लेवल पे हमने सन 2002-3 में देखा था, उसमें बेसिकली ये था कि जो बाइनरी होता है वो 5 साल में बंद हो जाता है। पहला चैलेंज, 5 साल हो गए, 5वीं सालगिरह सेलिब्रेट करिए। फिर आया 2-3 साल बाद कि 10 साल में बंद हो जाता है। फिर हमने 10वीं भी मॉरिशस में सेलिब्रेट करी। फिर आया नहीं, ये 15 में बंद होता है। हमने 15 में भी सेलिब्रेट करी थाईलैंड में। और फिर आया कि ये 20 में होता है, हम 20 की भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम इंडस्ट्री को ये प्रूव करते जा रहे हैं कि बाइनरी और ड्यू सॉफ्ट का प्लान इज 24 कैरेट गोल्ड। उसको कोई छू नहीं सकता, कोई लेवल नहीं पार कर सकता, वो अद्वितीय है। तो प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच हैज बीन हैपनिंग इन मेकिंग आवर सक्सेस स्टोरी फॉर लास्ट 20 ईयर्स। एक मैंने जब ड्यू सॉफ्ट का आपको दिखाया था तो दूसरा पॉइंट था परफेक्ट प्रोडक्ट। अब परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे, मैं इसको निश वाला मैंने वर्ड लिया है। अब निश कितने लोग वर्ड समझते हैं? NICHE। निश एक वर्ड होता है अंग्रेजी का, निश, NICHE। निश जो होता है वो यूनिक होता है, जो हाँ उत्कृष्ट, उसके कई सारे मीनिंग हैं, आप काफी डिफरेंट सेगमेंट्स में यूज करता जाता है। मैं पहली बार ड्यू सॉफ्ट के मंच पे उस वर्ड का यूज कर रहा हूं कि ड्यू सॉफ्ट निश प्लान और निश प्रोडक्ट के बेसिस पे आज इतना सक्सेसफुल है। अब वर्ल्ड वाइड देखिए, वर्ल्ड वाइड आप देखिए, बहुत ही कम कंपनी मिलेंगी जो एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट को लेके आती हैं। बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि भीड़ चलती है मार्केट में कि ये चीजें हैं, उसको कॉपी करो और उसको वर्कआउट करो। आउट ऑफ बॉक्स सोच के आना और ये इमेजिन करना कि ये मैनकाइंड के लिए जरूरी है, वो एक निश क्रिएट करता है। बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अपनी एक क्वालिटी होती है। अब जैसे बिग बाजार की अपनी एक क्वालिटी है, करेक्ट, लेकिन यूनिवर्सिटी की भी अपनी एक क्वालिटी है। अब क्या बिग बाजार को किसी यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ? दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। बिग बाजार में जो प्रोडक्ट आता है उसकी अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है उसकी अपनी क्वालिटी होती है। जो बिग बाजार के प्रोडक्ट होते हैं वो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं और वो पैरिशेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई होती है वो अनंत काल तक होती है। अगर आप पढ़ाई की बात करेंगे तो नालंदा का नाम आ जाता है। इस टाइम एग्जिस्टिंग स्टेट में नालंदा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में आती है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारी यूनिवर्सिटीज 10th सेंचुरी की हैं जो आज भी चल रही हैं। जो भी वहां से प्रोडक्ट निकले हैं उनका डीएनए चेंज हुआ है। एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जो डीएनए चेंज करती है। जिस फैमिली में इस इंग्रेडिएंट का अंश पड़ जाता है वो फैमिली की जेनरेशंस चेंज होने लग जाती हैं। और हमने प्रोडक्ट डीएनए चेंज करने वाला लिया है, पैरिशेबल वाला नहीं लिया है। ये हमारा निश प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ड्यू सॉफ्ट का अगर आप देखें तो गंगा की तरह है, पानी मानो
अगर गंगा जहां से बहती है, अगर उसकी वैल्यू देखो तो वो सिर्फ पानी है, नहीं तो गंगा माँ है। उससे बड़े आदमी के कलेश खत्म हो जाते हैं, लोग जा करके डुबकी मारते हैं। लेकिन आप उसको पॉल्यूट करो तो पॉल्यूट होता है, आप किसी भी तरह। लेकिन गंगा की एक सैनिटी हमेशा रहती है, वो गौमुख से शुरू होकर के गंगा सागर तक रहती है, उसकी सैनिटी कभी भी नहीं। तो एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट, आप किसी भी एरिया में, इंडिया के किसी भी नूक कॉर्नर पे आप जाइए, एजुकेशन की जो वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं हो वाली। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी पैरिशेबल नहीं होने वाला, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। The third point is the perfect captain. कैप्टन का सही होना बहुत जरूरी है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे कारगिल के ऊपर जिस टाइम चढ़ाई हो रही होगी वहां पे जो लीड कर रहा होगा, वो जो फोरफ्रंट पे होगा, जो भी हमारे लोग रहते हैं, या अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसका भी कोई ना कोई कैप्टन होगा जिसने वर्कआउट करा होगा, जिसने डिसीजन लिया होगा, जिसने स्ट्रैटेजी बनाई होगी। वो उसका परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। जिस जिस कंपनी के पास परफेक्ट कैप्टन्स होते हैं वो कंपनी हमेशा राइज करती हैं। दो ये चीजें इंग्रेडिएंट्स तो इंपॉर्टेंट हैं, ये थर्ड इंग्रेडिएंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जो इसको 20 साल लेकर के आता है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास जो कैप्टन है उसका EQ और IQ बिल्कुल 100% के ऊपर है। फॉर्चुनेट है कि हमें ऐसे कैप्टन मिले। हम सब फॉर्चुनेट हैं अगर 20 साल देख रहे हैं, क्योंकि 20 साल में आप जिस जगह पे देख रहे हैं, जिस लेवल से देख रहे हैं, और जो हमने फेस करते हुए आए हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि द जर्नी वॉज जस्ट बेड ऑफ रोजेस, कि हमारे लिए हर चीज तश्तरी में था। चैलेंजेस खूब देखे, चाहे वो चैलेंजेस 2001 के हों, 2 के हों, 3 के हों, 5 के हों, 8 के हों, 11 के हों, 13 के हों, 16 के हों, हमने चैलेंजेस हर बार देखे हैं। लेकिन कैप्टन जब कहता मैं हूं ना ना, तो सारे खड़े हो जाते हैं। ये वर्ड मैं हूं ना किसी भी ड्यू सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऐसा लगता है जैसे पावर हाउस, उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, गया पावर हाउस से लगा, मैं हूं ना, चार्ज अप हो गया, जुट गया। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें 20 साल लेकर के आया है। चौथा, ड्यूसॉफ्ट बहुत फॉर्चुनेट है कि ड्यूसॉफ्ट के पास वो इंडस्ट्री की बेहतरीन लीडरशिप है जिसने हमें हर चैलेंजेस में साथ दिया। चैलेंजेस हमने फेस करे, लेकिन अकेले हमारे इतना नहीं था सामर्थ्य कि हम पूरे हिंदुस्तान को मैनेज कर सकें। उसके लिए हमें हर जगह वो पिलर्स जो कहते हैं बैकबोन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग या ड्यूसॉफ्ट, वो हमें हर जगह मिला। अगला, एबिलिटी टू क्रिएट। क्रिएटिविटी जो थी वो हमारी इस पूरी सारी चीजों से मिलकर के बनती है। जो हमारी एबिलिटी टू क्रिएट वाली चीज है वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देती है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। जो हमें क्राइसिस मिलते हैं, जो हम फाइट करते हैं, जो हम चैलेंजेस देखते हैं, वो एबिलिटी टू क्रिएट वाली जो चीज है वो हमें 20 साल तक लेकर के आती है। अगर हम ये 20 साल नहीं पूरे करते, उसका अगला ये रीजन है कि एबिलिटी टू क्रिएट, हमारी लीडरशिप नई क्रिएटिविटी, क्राइसिस हर तरह के हमने फेस करे हैं, लेकिन हमारे लीडर्स ने फाइट करा है, जीरो से फाइट करा है और बाउंस बैक अपने करियर में, अपनी लाइफ में फिर करा है। तो इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू क्रिएट। सेल्फ बिलीफ टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। ऑनेस्टी, जो कंपनी ने कहा है वो करा है। ये आज तक जो हैं उनका तो कोई बात नहीं, इवन जो गए हैं वो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि ड्यूसॉफ्ट की एक सबसे यूनिक चीज रही थी ऑनेस्टी। जो कहा वो करके दिखाया। ऑनेस्टी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ये सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, फंडामेंटल, जो हमें इस 20 साल तक कवर करते हैं। ये वाला चैप्टर मैं पहले ले चुका था, कट शॉर्ट करूंगा। इसमें स्किल विल सबको याद है, लेकिन इसमें एक सेगमेंट मैंने पिछली बार नहीं लिया था क्योंकि वो फेज 1 था, ये फेज 2 है। इस फेज 2 में आपको क्या नजर आ रहा है? स्ट्रैटेजी और नॉलेज। हमारा ये जो 4th सेगमेंट आता था, ये वाला, ये हमने बेस्ट माना था। रीजन उसका हम लोगों ने निकाला था कि क्यों इस सेगमेंट में सारी चीजें सही हैं, लेकिन इस सेगमेंट से जब चीजें गड़बड़ होती हैं
तो उसका रीजन ये होता है। इस सेगमेंट से जब भी स्ट्रैटेजी और नॉलेज, ये मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि स्ट्रैटेजी और नॉलेज नॉर्मली मैं 100 माइल एंड अबव के साथ बैठ के बात करना चाहता हूं। 100 माइल से नीचे जो है स्ट्रैटेजी मेकिंग में चैलेंजेस आते हैं। स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जो टीम्स अपनी सही स्ट्रैटेजी बना के वर्कआउट करती हैं उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। जो टीम्स अपनी स्ट्रैटेजी वीक रखती हैं उनमें चैलेंजेस आते हैं। मेड टू अचीव ऑब्जेक्ट, मैं इसके ऊपर विस्तार से कुछ नहीं जाऊंगा। ये आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं उसको दर्शाता है। ज्यादातर स्ट्रैटेजीज आप देखते हैं क्रिकेट मैच में, जैसे धोनी होते थे, लास्ट ओवर है, किसको बॉल देनी है, कहां पे फील्डिंग सेट करनी है, कैसे हमें जीतना है, वो क्राइसिस में वर्कआउट होती है और वो स्ट्रैटेजीज जो बना लेते हैं वो हमेशा जीतते हैं। और दो स्ट्रैटेजिस्ट मुझे ड्यूसॉफ्ट में सबसे अच्छे लगते हैं। एक संजय दीवान की स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आती है, एक चिंटू जी कुमार मनीष की स्ट्रैटेजी हमेशा मुझे पसंद आती है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं कि कब सेमिनार हो, कब इवेंट हो, कैसे हो, कहाँ हमारा शेड्यूलिंग है, इनकी हमेशा स्ट्रैटेजीज जो होती हैं पहले से वर्कड आउट होती हैं। और मेरे को भी इस 20 साल में इन दोनों ने भरपूर सहयोग दिया। हालांकि मुझे सहयोग हर सीनियर लीडर से आया है, कोई भी ऐसा सीनियर लीडर नहीं जिसने मुझे कहीं पर सहयोग की कोई कमी करी हो, लेकिन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इज चिंटू एंड वो कुमार मनीष एंड संजय दीवान, दो की मुझे बहुत पसंद आती है। ये चीजें आप इन लोगों से जरूर सीख सकते हैं। डिफेंस में होती है, अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसकी भी स्ट्रैटेजी बनी होगी ना, एकदम से तो नहीं हो गया होगा आउट ऑफ ब्लू। तो ये मैंने एग्जांपल लिए हैं, इसके डेप्थ में जिस दिन बैठूंगा तो कम से कम 2 घंटे का है। स्ट्रैटेजी मेकिंग एंड नॉलेज। निश प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूसॉफ्ट का निश प्रोडक्ट है प्लान बाइनरी है। अब मैं प्लान क्यों निश की तरह यूज कर रहा हूं? मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया are not binary, they are of differential plans. अब बाइनरी में भी 1:2 वाली मुझे इस टाइम कोई कंपनी नहीं दिखती। बाइनरी वाली इस टाइम इस इंडिया के सिनेरियो में कोई कंपनी नहीं दिखती। 20 साल वाली तो आप भूल जाइए, 20 साल वाली तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन 1:2 में हमेशा 1:1 से 50% ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो भी मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूंगा। बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन डाउनलाइन, ये बाइनरी में जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। जो रिलेशनशिप रिगार्ड्स जो होते हैं, हम नेटवर्क बनाते हैं जिसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो हमें बाइनरी में मिलता है, और ये 50% हमें ज्यादा ग्रोथ देता है और अपलाइन डाउनलाइन का सपोर्ट आता है। इसमें ये मैं एक फाइनल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान दीजिए, जितने भी डिप्लोमेट्स एंड अबव है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी वर्क कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, आप जब भी वर्क कर रहे हैं, आपका जो पोजिशनिंग है वो आउटर लेग में होनी चाहिए। आउटर लेग का मतलब क्या है कि आप जो भी आपकी सर्टेन जगह पे अगर आपकी एंट्री है तो आपकी नेक्स्ट एंट्री कैसे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बाइनरी और 1:2 में सबसे कारगर है। इससे क्या होता है कि 75% लोगों की ऑटोमेटिक लेग बिल्डअप हो जाती है। 75% लोगों की अगर लेग बिल्डअप हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेशियो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और ये जो मैंने आपको बोला, निश प्रोडक्ट एंड निश प्लान, 75% जो है एक लेग में अपने आप बिल्डअप हो जाता है। बारीकी थोड़ी सी समझ लीजिएगा। इस पोजीशन पे आप हैं, हमेशा कोशिश ये करिए कि आउटर लेग, लेकिन जब भी एंट्री पड़ रही हो तो आपका जो सीनियर है या सुपर सीनियर है उसके पूछ करके ही डालिएगा कि किस साइड में एंट्री जानी चाहिए। रीजन क्या है? जो भी सुपर सीनियर बैठा है उसके अगर आप आउटर लेग में डालेंगे, आप होंगे तो स्पिल ओवर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका एक लेग बिल्डअप होगा। और जो पहली ज्वाइन नहीं हो वो चाहे इस साइड की हो या इस साइड की, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चाहे इसके आउटर में हो या इसके आउटर में। मेरा सजेशन ये है कि पहली 3 जो एंट्री बने किसी की भी अगर पढ़े
तो वो अगर आउटर लेग में पड़ती हैं तो वो उसका एक लेग ऑटोमेटिकली बन जाता है। 75% ऑफ द टाइम आपको 1:2 में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप वो लेग चलाता रहता है। 66% इसमें ऑटोमेटिक वर्क हो जाएगा 1:2। अगर आपका 100 इधर 2000 इधर तो 66 आपका हो गया। 33% के ऊपर आपको वर्कआउट करना होता है और आपकी ग्रोथ आ जाती है। तो इट इज द फास्टेस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो लेजिटिमेट है और ग्रोथ जिसकी सबसे ज्यादा है। मैंने इसको एफडी की तरह लिया है, जो एक लेग आपकी डेवलप हो जाती है। मान लीजिए आपकी ये 5000 की हो गई, 5000 जो है आपका एफडी की तरह हो गया। जिस टाइम आपने इस साइड में वर्कआउट करवाना शुरू करा, आपकी एफडी मैच्योर होती चली जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये एक जनरली आता है जेनरेशन वर्सेस बाइनरी प्लान। ये क्वेश्चन काफी बार मेरे पास आया है, तो उसके कुछ बेसिक्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जेनरेशन इज कॉम्प्लिकेटेड प्लान। ज्यादातर जेनरेशन प्लान की लॉन्ग पे साइकिल्स होती हैं, इतनी फास्ट बाइनरी में जितनी होती हैं उतनी जेनरेशन में ही आती हैं। 6 to 10 लेग्स नॉर्मली बैलेंस करने होते हैं। अब आप देखिए कि नॉर्मली आप जब वर्क करते हैं तो 2 लेग चलाना चैलेंजिंग होता है। जिन लोगों की 1:1 चलती है उनके लिए बहुत चैलेंजिंग लगता है। वो हमेशा उधर देखते हैं कि यार इसका कैरी फॉरवर्ड है, अगर मेरी भी यही पोजीशन होती तो मैं फट्टे चक देता, मेरी जो ग्रोथ होती वो अनपैरेलल होती। तो बाइनरी में हमेशा ये एक एडवांटेज रहता है जो डिफरेंशियल में नहीं आता है। अब 2 होंगे तो फोकस। अच्छा एक चीज बताइए, किसी की शादी हो रही हो, उसको आप स्टेज पे जा करके कोई गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देने के साथ उसके कान में आप उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जा तेरे 10 से 12 बच्चे हों। आदमी खुश होगा कि वहीं पे दुखी हो जाएगा? हैं? क्यों? आपने तो उसको अच्छी बात बोली ना, स्टेज पे जाके उसकी बीवी बगल में खड़ी है और उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे, जा तेरे 10 से 12 बच्चे हो। आप उसको गाली दे रहे हैं क्या? हैं? दूधो नहाओ बूतो फलो, आगे बढ़ो। लेकिन आज की डेट में यहां जितने यंगस्टर्स बैठे होंगे, अगर उनसे पूछें कि भाई अगर आप फैमिली प्लान आउट कर रहे हैं तो आप कितने, तो कहेगा 2, हम 2 हमारे 2। यही फर्क जो है जेनरेशन और बाइनरी में है। अभी तो और वो वाली जब प्रोसेस आएगी तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत चीजें होने लग जाएंगी। कंपल्सरी रीपर्चेज, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि आपको महीने में अगर आपका 4000 का चेक बना है तो 2500 की आपको रीपर्चेज करनी पड़ेगी। और इसकी वजह से सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, कंपल्सरी रीपर्चेज की वजह से, जो जैसे हमारे सुपर सीनियर्स आगे बैठे हैं, ये अगर किसी डिफरेंशियल प्लान में होते तो इनके अपने पर्सनल 3 वेयर हाउस होते हैं, 3 वेयर हाउस होते और उसके अंदर ये रोज जाकर देख रहे होते कौन से प्रोडक्ट की एक्सपायरी आ गई है, उसको पहले निकालो, उसको पहले निकालो। क्योंकि कंपल्सरी रीपर्चेज, यू हैव टू बाय द प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप जब तक 2500 का नहीं खरीदेंगे तब तक आपका 4000 का चेक नहीं आएगा। ये जो निश प्रोडक्ट और निश कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट की कभी, और जहां पे एक्सपायरी नहीं होती वहां रीपर्चेज का सवाल ही नहीं होता। वॉश आउट ऑफ सेल, 1 महीना काम करा, फिर उसके बाद जब पहला पे आउट 10 तारीख को आया, उसके बाद जा देखा सारा मैदान साफ है, फिर यह सोचता है कि कहां से शुरू करूं। ज्यादातर मैंने आपको इसमें बताया था कि 3 सेक्टर होते हैं, एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्स वाई जेड से होता है। अब वाई का अमाउंट जो भी हो, ज्यादातर डिफरेंशियल वाले क्या करते हैं, उसको 7 तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। आपको उसको तश्तरी में लाके दिखाते हैं कि देखिए 7 तरह की इनकम है, लेकिन इनकम जाएगी कहां से जब तक यहां से नहीं जाएगी। तो
7 तरह की जब आप इनकम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इनिशियल लेवल पे जब आप देखते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसको फील करते हैं तो वो उसी वाई अमाउंट से दिया जाता है, और वाई अमाउंट में यहां तक पहुंचने के लिए 6ठी और 7वीं के लिए राइडर्स बहुत सारे होते हैं। राइडर्स इतने सारे होते हैं कि जब आदमी वर्क करने लगता है तब उसको राइडर का मतलब समझ में आता है कि ये एक एस्ट्रिक लगा हुआ था जिसपे मैंने ध्यान नहीं दिया, कंडीशन अप्लाई है। और जब कंडीशन अप्लाई का समझ में आता है तब तक 2 साल निकल चुके होते हैं, और फिर उसको लगता है कि आई हैव बीन बेटर इन अ बाइनरी सिस्टम देन इन अ डिफरेंशियल प्लान सिस्टम। एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको बता ही दिया। स्लो ग्रोथ होगी, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, क्योंकि आप 6-8 बच्चे पाल रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा कि 2 बच्चों पालने में ज्यादा टाइम लगेगा? आप कितना कंसंट्रेट कर सकते हो, कितना फोकस कर सकते हो? 6-8 में तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, प्लस अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप बाइनरी में बनता है वो कभी डिफरेंशियल में नहीं बन पाता है। सिंपल प्लान, इजी टू प्रेजेंट, शॉर्ट पे साइकिल, फोकस ऑन 2 legs, बेटर सपोर्ट सिस्टम क्योंकि आपके 2 ही हैं, बेटर रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, फास्ट ग्रोथ और कैप। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं बाइनरी की होती हैं। इसका मैंने एग्जांपल लिया था कि टेस्ट मैच होता है और T20 होता है, दोनों इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, ठीक है। अब जो लोग टेस्ट मैच खेलते हैं वो हमेशा कहते हैं कि T20 इज नॉट क्रिकेट, उनका ये हमेशा रहा है। जब T20 क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आए, कई लोगों ने बोला कि ये चीज नहीं होती, नहीं चलती, लेकिन क्या टेस्ट क्रिकेट इज नॉट गुड क्रिकेट और T20 इज नॉट गुड क्रिकेट? दोनों ही है। यही बेसिक डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्ट चलेंगे, लेजिटिमेट दोनों हैं। चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो वो भी लेजिटिमेट क्रिकेट है, चाहे आप T20 खेल रहे हो वो भी लेजिटिमेट क्रिकेट है। दोनों ही अपने अपने पार्ट के क्रिकेट है, दोनों लेजिटिमेट हैं। एक में फास्ट होता है गेम, 3 घंटे में खत्म होता है, एक में 5 घंटे में खत्म होता है, एक में आदमी खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, 36 रन जो है वो करीब 300 बॉल में बना देता है, देखने वाला पक जाता है। नहीं भाई, व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली इसीलिए कम हो जाती है ना। तो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस। ये मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश करी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी एंड जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान इज लाइक अ टेस्ट क्रिकेट। अब टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत पहले हुई, बाइनरी की बाद में हुई, सॉरी T20 की बाद में हुई, लेकिन ICC से दोनों को लेजिटिमेसी है, दोनों लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट हैं। उसी तरह से बाइनरी और डिफरेंशियल फॉर्म वो भी गवर्नमेंट की तरह से लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोनों ही सही है, बस एक फास्ट है एक स्लो है। एक मैंने और एग्जांपल लिया था कि आज की डेट में अगर कोई भी गाड़ी खरीदता है वो प्रेफर करता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें गियर्स नहीं होते। जितनी भी हाई एंड की गाड़ियां बन रही हैं सब आज की डेट में ऑटोमेटिक बन रही हैं, कोई भी मैनुअल नहीं बन रही है। तो मैनुअल जो है इट इज लाइक जनरेशन प्लान एंड ऑटोमेटिक इज लाइक बाइनरी प्लान। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिथ्स कुछ थे कि बाइनरी में कम पैसे हैं, तो ये अब आप समझ चुके होंगे, बाइनरी में कोई कम पैसे नहीं है। बाइनरी पिरामिड इलीगल है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कहीं पर भी देख सकते हैं। नो रीपर्चेस ऑफ इनकम, ये नॉर्मली पूछा जाता है कि इसमें रीपर्चेस नहीं है। जिस प्रोडक्ट की अगर एक्सपायरी नहीं है वहां पे ऑटोमेटिक रीपर्चेस नहीं आएगा। कोई भी आप सब्जेक्ट देख लीजिए, जो भी प्रोडक्ट जिसकी एक्सपायरी नहीं होगी उसका रीपर्चेस नहीं होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आज की डेट में होता, अरे डिफरेंट सेक्टर में क्या आज की डेट में है कि अभी एक केस चल रहा है बिटवीन 2 बिग कंपनीज। हाई कोर्ट से फ्लिपकार्ट वर्सेस एमवे, इनका हाई कोर्ट में केस चला था कि एमवे के प्रोडक्ट्स जो थे वो फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आउट हो रहे थे। तो एमवे ने ऑब्जेक्ट करा कि हमारे ये नहीं होना चाहिए, बिगर
हमारी परमिशन के हमारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट ने बोला कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास लेकर के आते हैं, हम नहीं जाते हैं उनके पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो प्रोडक्ट उसके एक्सपायरी डेट की तरफ जा रहे हैं, कंज्यूम हो नहीं रहे हैं। कंज्यूम हो नहीं रहे हैं तो वो लास्ट एक्सपायरी डेट जिसकी 3 महीना बची है वो सब ऑनलाइन डालता जा रहा है कि वहां से एटलीस्ट सेल हो जाए। तो वो उसके ऊपर डाल करके, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट में आ गया है जहां पर ये डिसीजन स्टिल पेंडिंग है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अपनी फैमिली को जितना प्यार कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ जितना अच्छा टाइम व्यतीत कर सकते हैं, अपनी टीम को, अपने करियर को जितना अच्छा कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम मिशन 2025 शुरू कर रहे हैं। इस मिशन 2025 में आपका मिशन होना चाहिए कि आप कांस्टेंट कैप पे हो जाएं। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपनी फैमिलीज को पूरा भरपूर टाइम दे सकें। और उसके बाद जो है वो हम 2025 के बाद डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूं। 2025 के लिए हम मिशन शुरू कर रहे हैं, और आपके जो सुपर अपलायंस हैं उनके साथ बैठ करके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करिए। जो भी चीजें आपको करनी है वो उनके साथ डिस्कस करिए, कैसे पहुंचेंगे, और 2025 में हम अपनी हर चीज अचीव कर लें और सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि इस सेगमेंट की ग्रोथ 550% आने वाली है। 550% अगर सेगमेंट की ग्रोथ आने वाली है तो आपकी भी आने वाली है। होप आप अगले साल जब आए तो आपके पिन चेंज हो, आपके बैंक बैलेंस चेंज हो। तब तक अलविदा, शबा खैर, थैंक यू।